एक एग्जांपल लेते हैं। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है जिसका चार्ज है Q, राइट। और एक दूसरा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर है, इस पर चार्ज 2Q है, ठीक। दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। सो फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। अब सवाल उठता है, क्या कूलम्स लॉ सीधे लगा सकते हैं या नहीं? कूलम्स लॉ लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता? कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेस के लिए। ये पॉइंट चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करना है? एक तरीका तो बड़ा डिफिकल्ट है कि इसमें छोटे छोटे एलिमेंट लें, इसमें भी सारे एलिमेंट्स लें, सभी के बीच में आपस में म्यूचुअल फोर्स निकालें और सबका वेक्टर सम करें और इससे फोर्स निकाला जा सकता है। कोई दूसरा तरीका सोचा जा सकता है क्या? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि चाहे सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, अपने से बाहर जो है पॉइंट के लिए वो पॉइंट चार्ज की तरह इंटरेक्ट करता है, जैसे कि वो पॉइंट चार्ज, राइट है। ये दोनों एक दूसरे के बाहर है, सीधी सी बात है। तो पॉइंट चार्ज की तरह भी करेंगे। पॉइंट चार्ज का मतलब है हमें एज्यूम करना है कि इसका सारा चार्ज सेंटर पे रखा है, ठीक है। तो मान ले कि इसका सारा चार्ज Q सेंटर पे रखा है और इसका भी सारा चार्ज 2Q सेंटर पर रखा है। उस केस में ये दो पॉइंट चार्ज हो गए, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई स्मॉल r। दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा दोनों पे, ठीक है। सो दैट फोर्स इज इक्वल टू Q 2Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। तो इतना फोर्स लगेगा दोनों के बीच। इसी तरह से अगर मुझे इनके इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो भी निकाली जा सकती है। इनका जो इंटरेक्शन हो रहा है दोनों चार्ज का, सीधी सी बात है दोनों चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, तो इस इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी को एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रखना है, राइट। तो K Q1 Q2 बाय R, राइट। तो इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इतनी होगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए हम सीधे उनको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। एक और बात, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। तब एक ही तरीका होता कि हम इसमें स्मॉल एलिमेंट्स लेते, उनके बीच में इंटरेक्शन लेते और फिर फोर्स और एनर्जी निकालते, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन हॉलो स्फीयर है, चार्ज और उनकी रेडियस में दे रहा हूं।
उन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है। अब चार अलग अलग पॉइंट चार्ज हैं, राइट। उन सभी पर हमें फोर्स बताना है, क्या होगा। एक चार्ज यहां रखा है Q1, इस पर कितना फोर्स लगेगा ये बताना है, राइट। सेंटर से R डिस्टेंस पर है, एक एक करके लेंगे। इस पर कितना फोर्स लगेगा वो बताना है। अब समझना, तीनों हॉलो स्फीयर के बाहर है ये, तो तीनों पॉइंट चार्ज की बिहेव करेंगे, राइट। तो फोर्स निकालने के लिए तीनों को पॉइंट चार्ज मानो। तो सेंटर पर पहले स्फीयर का चार्ज रख दो Q, फिर दूसरे का रख दो 2Q, तीसरे का रख दो -Q, तो इफेक्टिव चार्ज हो गया 2Q। डिस्टेंस है R, तो फोर्स कितना हो जाएगा 2Q इंटू Q1 ठीक है। तो तीनों के बाहर है, इसलिए तीनों को आप पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक। सेकंड पॉइंट जो है Q2, सेंटर से R डिस्टेंस पर ले रहा हूं मैं, दूसरे और तीसरे स्फीयर के बीच में रखा है उसको। अब इस पर हमें फोर्स बताना है। पहली बात, जो बाहर वाला स्फीयर है उसके अंदर ही ये पॉइंट है, तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, हमने प्रूव किया था। यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो बाहर वाले स्फीयर का कोई रोल नहीं, सिर्फ अंदर वाले दो स्फीयर, इनके बाहर है वो, तो दोनों पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करो, तो Q और 2Q 3Q हो जाएगा। तो फोर्स हो जाएगा उस पर 3Q इंटू Q2 बाय 4πε0R², ठीक है। थर्ड केस में चार्ज Q3 को मैं फर्स्ट और सेकंड के बीच में रख देता हूं। अब क्या करें, अब सेकंड और थर्ड स्फीयर के अंदर है, तो उनका कोई रोल नहीं, उनका कोई इंटरेक्शन नहीं। फर्स्ट के बाहर है इसलिए इसको Q मान के फोर्स लगेगा इस पर Q3 बाय 4πε0R², ठीक है। और फोर्थ केस में चार्ज को मैं तीनों के अंदर रख देता हूं, तो तीनों के अंदर है तो तीनों का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा उससे, तो फोर्थ केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा, 0 फोर्स लगेगा, ठीक है। हम डेली प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन कर रहे थे, 22 तक डिस्कशन हो चुका था, ठीक है। उसके आगे 23 से आगे बढ़ेंगे, राइट। 23 डाउट है, क्वेश्चन नंबर 23, two identical pith balls are charged by rubbing against each other। बॉल्स को रब कर लिया एक दूसरे से तो चार्ज हो गई, और उनको फिर दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू 2 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन सस्पेंडेड पॉइंट्स being 5 सेंटीमीटर, सेपरेशन बिटवीन बॉल्स 3 सेंटीमीटर इक्विलिब्रियम में, ठीक है। मास बताना है दोनों का, टेंशन, चार्ज दिया है हर एक बॉल पर कितना है, ठीक है। देखो पहली बात तो ये है कि 2 बॉल है, उनको एक दूसरे से रब किया तो चार्ज का एक्सचेंज होगा, पर +Q चार्ज है तो दूसरे पर आ जाएगा -Q, इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। एक रॉड है
जिससे सस्पेंड किया उसको, दो स्ट्रिंग्स है, तो जहां सस्पेंशन किया है उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, राइट। और स्ट्रिंग्स जो है, दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ये दो पिथ बॉल। अब होगा क्या बताओ? और बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे। तो हमें गिवन है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर उनकी सेपरेशन हो जाती है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर दोनों के बीच की सेपरेशन 3 सेंटीमीटर हो जाती है, वो हमें गिवन, ठीक है। अब देखो इसकी लेंथ भी दी है 20 सेंटीमीटर, वर्टिकल से कुछ एंगल बनेगा, दोनों तरफ सेम होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, उस एंगल को मैं थीटा कह रहा हूं, राइट। अब देखो दोनों पिथ बॉल पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी बात करें, बॉल पर एक फोर्स लग रहा है, इसका वेट, लेफ्ट वाली बॉल की बात कर रहा हूं, टेंशन इस तरफ, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरफ, ठीक है। जो लेफ्ट वाली बॉल है इस पे फोर्स लगेंगे। इक्विलिब्रियम में टेंशन के कंपोनेंट लेता हूं, इस तरफ टी कॉस थीटा और इस तरफ टी साइन थीटा। तो इक्विलिब्रियम है तो फोर्सेस को बैलेंस करो, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। और एफ कितना होगा? दो चार्ज के बीच का फोर्स, कांस्टेंट Q1 Q2 मतलब Q का स्क्वायर बाय R का स्क्वायर, और R कितना है? 3 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? थीटा निकाल सकते हो आप यहां से, सिंपल ज्योमेट्री से हम देख सकते हैं ये 3 है तो दोनों तरफ 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये 1 सेंटीमीटर है और ये लेंथ 20 सेंटीमीटर, राइट। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों निकल जाएंगे, ठीक। तो इन एक्सप्रेशन से आप टेंशन, मास और चार्ज, टेंशन मास दोनों चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। इसके आगे बोलो, 23 के आगे 24 हो गया, 25, ठीक है। आइडेंटिकल पिथ बॉल है, दोनों में एक जैसा चार्ज है, सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट। देखो कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है, शुरुआत में इस तरह से होंगी, दोनों पे सेम टाइप का चार्ज, तो रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन के कारण दूर चली जाएंगी। इक्विलिब्रियम में उनके बीच का एंगल 2 थीटा है, ऐसा दिया है हमें, राइट। टू थीटा एंगल, लेंथ L है, चार्ज Q, ठीक है। मास बताना है दोनों बॉल का, देखो बहुत आसान है, दोनों बॉल के बीच में रिपल्शन होगा, उसके कारण दूर चले गए। कोई भी एक बॉल ले लो, लेफ्ट वाली बॉल की बात करें, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो वेट इधर, टेंशन इस तरफ, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक।
ये एंगल थीटा होगा, तो टेंशन के दो कंपोनेंट, इस तरफ t cos थीटा और इस तरफ t sin थीटा। So t cos theta is equal to mg, t sin theta is equal to F, इलेक्ट्रिक फोर्स। किसके बराबर होगा? देखो, कांस्टेंट q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी? ये L है तो ये होगा L sin थीटा, 2L sin थीटा डिस्टेंस हो जाएगी, तो 2L sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आप दोनों का रेशियो ले लो, तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा और मास के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, 25 के आगे 26 हो गया, 27। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, टू पार्टिकल्स A and B having charges Q and 2Q are placed on a smooth table। स्मूथ टेबल पे रख दिया उनको, मतलब ये है कि थोड़ा भी फोर्स लगा तो मूवमेंट करेंगे। उनके बीच का सेपरेशन दिया है D। ठीक, एक थर्ड चार्ज को क्लैम्प करना है, थर्ड पार्टिकल C is to be clamped on the table in such a way that the particles A and B remain at rest on the table under electric force। इस तरह से थर्ड चार्ज को रखना है so that ये दोनों रेस्ट पर रहे, राइट। तो वो चार्ज कितना होना चाहिए और उसको कहां क्लैम्प करना है ये हमें बताना है। ठीक, अब समझना लॉजिक। इन दोनों को अगर मैं पॉजिटिव मानूं तो दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा इधर और इस पर इधर। तो इक्विलिब्रियम में अगर रखना है उसको, इन दोनों को, तो दोनों में अपोजिट फोर्स चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो इस पर भी एक एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए F और इस पर भी F, और वो तभी हो सकता है जब इनके बीच में कहीं एक निगेटिव चार्ज रखा हो, उसको मैं माइनस क्यू कह रहा हूं, तभी वो दोनों पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और इक्विलिब्रियम में रखेगा। मान लो उस चार्ज को हमने चार्ज A से x डिस्टेंस पर रखा, तो दूसरे चार्ज से डिस्टेंस हो जाएगी d माइनस एक्स, राइट। अब इसकी बात करूं मैं चार्ज A की, तो एक तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो कांस्टेंट C Q1 Q2 बाय R स्क्वायर मतलब D स्क्वायर इज इक्वल टू इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा माइनस Q का, वो होगा कांस्टेंट C QQ बाय X स्क्वायर, राइट। ऐसे इसकी बात करूं B पर, तो B पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा A और B के बीच में इतना, और अट्रैक्टिव फोर्स माइनस Q के कारण लगेगा। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होगा, तो इक्वेट करो। ठीक है, तो फाइनली सिंप्लीफाई करो, क्या रिलेशन मिलेगा? देखो 1 बाय एक्स स्क्वायर d by 1 plus root 2।
चार्ज ए से इतनी डिस्टेंस पर रखना चाहिए उसको, और चार्ज कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव होगा तभी ए और बी पर जो फोर्स है वो कैंसिल हो पाएगा, वो इक्विलिब्रियम में हो पाएंगे। ठीक है, और जब x की वैल्यू निकाल ली तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में x की वैल्यू रख के q भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो x की वैल्यू रख के q निकाला जा सकता है। ठीक, तो क्या होगा, टू इंटू 1 प्लस √2 का स्क्वायर इंटू क्यू। ये तो मैग्नीट्यूड होगा, साथ में नेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, तो 27 हो गया। इसके आगे बताओ। ट्वेंटी 27 के बाद 28 हो गया, 29। ठीक है, 29 देख लेते हैं। A particle A having charge given है is held fixed on a horizontal table। ठीक है, पार्टिकल A जो है वो हॉरिजेंटल टेबल पर फिक्स करके उसको रखा है, उस पर चार्ज गिवन है। ठीक, is held fixed। ठीक, a second charge particle of mass 80 gram stays in equilibrium on a table at a distance of 10 centimeter from the first charge। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है टेबल और सेकंड पार्टिकल के बीच में। फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑफ द सेकंड पार्टिकल में लाई। ठीक है, सेकंड पार्टिकल रखा है बी, इसका मास गिवन है, राइट, और इस पर चार्ज की रेंज निकालनी है सो दैट वो मूव ना कर सके, इक्विलिब्रियम में ही रहे, राइट। इस पर चार्ज में ले लेता हूं Q। अब होगा क्या बताओ, सेकंड पार्टिकल की बात करें, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो इसका वेट नॉर्मल, और इसके अलावा इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो रिपल्शन, और नेगेटिव है तो अट्रैक्शन। ठीक, अब फोर्स इसको इस तरफ पुश करेगा, बट नीचे जो फ्रिक्शन है ग्राउंड और पार्टिकल के बीच में वो अपोज करेगा। तो अगर चार्ज शुरुआत में 0 रखें तो फोर्स 0 होगा, फ्रिक्शन 0 होगा। चार्ज बढ़ाते जाओ तो F बढ़ेगा, फ्रिक्शन भी बढ़ते रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। बट स्टैटिक फ्रिक्शन एक लिमिट तक ही बढ़ता है। वो लिमिट क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो होता है म्यू एन। यहां पर एन mg के बराबर है। तो इससे ज्यादा जब F की वैल्यू हो जाएगी तब ये स्लाइड करने लगेगा, राइट। इसका मतलब जो F है इन दोनों के बीच का फोर्स, दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg। और F कितना होगा, इनके बीच की सेपरेशन दी है, 10 सेंटीमीटर पे रखा है उनको, R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फोर्स होगा QQ बाय R स्क्वायर। तो सभी फैक्टर्स की वैल्यू गिवन है यहां पर, तो Q निकाल सकते हो आप, कैपिटल Q। तो मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी, उससे ज्यादा चार्ज होगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो ये स्लाइड करने लगेगा।
अच्छा ऐसे ही अट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उस केस में अट्रैक्शन होता और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता। तो यहां से कैपिटल क्यू निकाल लो तो रेंज आ जाएगी चार्ज की माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू तक। इस रेंज में अगर चार्ज है तो पार्टिकल स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, इसके आगे 30 हो गया, क्वेश्चन नंबर 30। फिर 31, ठीक है 31 में डाउट है? Two particles A and B, each having charge capital Q, are placed at a distance d apart. ठीक है, d डिस्टेंस पर रख दिया। Where should a particle of charge small q be placed on perpendicular bisector of AB so that it experiences maximum force? And what is that maximum force? ठीक है, इनके बीच में ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर तीसरा चार्ज रखा है, तो कहां रखना चाहिए सो दैट उस पर मैक्सिमम फोर्स लगे। मतलब तीनों पार्टिकल एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे ही है। ठीक है, वेट वगैरह इन फोर्सेस को लेना नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल टेबल पर है। सीधी सी बात है, अगर आपने इसको यहां रख दिया तो दोनों का फोर्स कैंसिल हो जाएगा, जीरो फोर्स लगेगा। और इनफाइनाइट पर रखा तो भी जीरो, मतलब बीच में कहीं ना कहीं फोर्स मैक्सिमम होगा। ये डिस्टेंस ले लो x, ये हो गया d/2 और इधर भी d/2। अब इस पर लगने वाला फोर्स निकाल। चार्ज A के कारण फोर्स लगेगा रिपल्शन इस तरफ, एंड बिकॉज ऑफ सिमेट्री B के कारण भी उतना ही फोर्स लगेगा रिपल्शन इधर। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, तो दोनों के कॉस कंपोनेंट इस तरफ जुड़ जाएंगे और साइन कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स जो है इन पर लगेगा 2f cos थीटा ऊपर की तरफ, और वो कितना होगा देखो, 2f q बाय 4πε0। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इनके बीच की, d²/4 प्लस x²। q1 q2 बाय r² हो गया इंटू cos थीटा। cos थीटा हो जाएगा x अपॉन दैट डिस्टेंस, ऊपर x आ जाएगा और इधर 3/2। तो ये हो गया नेट फोर्स। अब नेट फोर्स मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब ये जो क्वांटिटी है जहां पे वेरिएबल है x अपॉन d² प्लस x² की पावर 3/2, ये फैक्टर जब मैक्सिमाइज होगा। और कोई फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। ठीक है, सो फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन इसका जो डिफरेंशिएशन होगा इस फंक्शन का वो जीरो हो जाएगा। आप इसको डिफरेंशिएट करो और उसकी वैल्यू जीरो रख दो, that should be equal to 0।
क्या होगा देख लो। x इज इक्वल टू डी बाय 2√2। तो x इक्वल टू डी बाय 2√2 डिस्टेंस पर फोर्स मैक्सिमम होगा और उस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो फोर्स में, ठीक है। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी फोर्स की।